हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल एस्पायरेंट पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग इकोनॉमी का एक टेस्ट पेपर जो कि टेस्ट नंबर 7 है वो हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। देखते हैं, पहला वीडियो में 1 से 25 तक करेंगे। 25 उसके बाद बाकी के 3 पार्ट्स और होंगे इस टेस्ट पेपर के, जिसमें 25 से 50, फिर 50, 51 से 75, फिर 76 से 100 तक। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी द टर्म ट्विन डेफिसिट रेफर्स टू। तो एक टर्म है जो इंडियन इकोनॉमी के कंटेक्स्ट में यूज़ किया जाता है, ट्विन डेफिसिट। वो किस रेफरेंस में यूज़ किया जाता है वो आपसे पूछा गया है। तो सबसे पहले तो ट्विन डेफिसिट देख करके मुझे एक और टर्म याद आ रहा है, ट्विन गोल। इकोनॉमी में एक ट्विन गोल नाम का भी टर्म होता है, उसमें मतलब 2 गोल्स होते हैं जिसको ट्विन गोल से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो वो भी जान लीजिए। तो जो ट्विन गोल होता है उसका पहला गोल होता है टू कीप इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल, यानी इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखना, और दूसरा होता है हायर इकोनॉमिक ग्रोथ इंश्योर करवाना, टू इंश्योर हायर इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है फ्रेंड्स, अब ट्विन डेफिसिट की बात कर लेते हैं। तो ट्विन डेफिसिट जो होता है, जो आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट शीट होता है, उसमें जो करंट अकाउंट वाला होता है, एक उसमें करंट अकाउंट होता है और एक कैपिटल अकाउंट। तो उसमें करंट अकाउंट में जब डेफिसिट होता है तो एक करंट अकाउंट डेफिसिट ले लीजिए, और जो गवर्नमेंट बजट होता है अपना, जिसमें रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर होते हैं, तो उसमें अगर डिफरेंस देखने को मिलता है कि एक्सपेंडिचर जो है अगर गवर्नमेंट का ज़्यादा हो जाता है और इनकम गवर्नमेंट का उस हिसाब से नहीं हो पाता है, यानी रेवेन्यू की कमी हो जाती है, एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो जाता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग फिस्कल डेफिसिट। और ये करंट अकाउंट डेफिसिट और फिस्कल डेफिसिट जब ये दोनों एक साथ अकर करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं ट्विन डेफिसिट, यानी उसको जो जिस टर्म से रिप्रेजेंट करते हैं इंडियन इकोनॉमी में, उस टर्म को, वो टर्म है ट्विन डेफिसिट। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपका आंसर बन जाएगा, ये देखिए ऑप्शन बी, अकरेंस ऑफ करंट अकाउंट डेफिसिट एंड फिस्कल डेफिसिट टुगेदर। यानी करंट अकाउंट डेफिसिट और फिस्कल डेफिसिट ये दोनों जब साथ साथ अकर करते हैं तो उन्हें हम लोग ट्विन डेफिसिट का नाम दे देते हैं। तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन बी का, रेड कलर, ऑप्शन बी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग caused the 1991 इकोनॉमिक क्राइसिस इन इंडिया। यानी 1991 में जो इकोनॉमिक क्राइसिस आया था इंडिया में, उसके आपके कारण पूछे गए हैं कि इन नीचे दिए गए तीनों में से कौन कौन से जिम्मेदार थे 1991 इकोनॉमिक क्राइसिस के लिए। तो पहला देखिए, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। तो बीओपी क्राइसिस तो था ही, यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट शीट जो है वो काफ़ी नेगेटिव में चला गया था, तो ये तो था ही एक रीज़न। उसके बाद सेकंड है राइजिंग प्राइसेस ऑफ एसेंशियल गुड्स। तो ये भी था कि जितने भी आवश्यक वस्तुएं हैं उन सब के मतलब महंगाई बढ़ रहा था, तो एक ये कारण भी है। तीसरा है हाई फिस्कल डेफिसिट, यानी गवर्नमेंट के पास भी पैसे की बहुत कमी थी। तो आपके तीनों ही कारण हो गए, यानी ऑल 3 काउज द 1991 इकोनॉमिक क्राइसिस। तो आपका आंसर बन जाएगा 1, 2 एंड 3, ऑप्शन डी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन द कंटेक्स्ट ऑफ प्रोपोर्शनल टैक्सेशन। तो फ्रेंड्स, टैक्सेशन कई तरह के होते हैं, जैसे प्रोपोर्शनल टैक्सेशन, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, रिग्रेसिव टैक्सेशन। तो उसमें जो सबसे बेहतर जिसको माना जाता है वो है आपका प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। तो आइए तीनों जान लेते हैं। सबसे पहले जो आपका क्वेश्चन है प्रोपोर्शनल टैक्सेशन। प्रोपोर्शनल टैक्सेशन ये होता है कि इसमें क्या है कि चाहे आपका कितना भी इनकम है उससे कोई मतलब नहीं है, इसमें टैक्स जो है सबको बराबर देना होता है। यानी कि सबसे जो गवर्नमेंट टैक्स लेती है वो हर किसी से इक्वली टैक्स लेती है, यानी अंबानी से भी उतना ही टैक्स लेगा और आपसे भी उतना ही टैक्स लिया जाएगा। तो इस टैक्स को अच्छा नहीं माना जाता है, इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनल टैक्सेशन। इसमें क्या है कि ये इर्रेस्पेक्टिव ऑफ इनकम होता है, यानी आपका कितना इनकम है उसको नहीं देखा जाता है, सबसे बराबर टैक्स लिया जाता है। और जो प्रोग्रेसिव टैक्सेशन है, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन उसको बोलते हैं जिसमें इनकम के हिसाब से टैक्स लिया जाता है, यानी जिसका जितना इनकम उसका उतना टैक्स, यानी जिसका इनकम कम है उससे कम टैक्स लिया जाएगा, जिसका इनकम ज़्यादा है उससे ज़्यादा टैक्स लिया जाएगा। तो इसीलिए इस टैक्स को अच्छा माना जाता है, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन को।
उसके बाद एक है रिग्रेसिव टैक्सेशन, वो इनका प्रोग्रेसिव का बिल्कुल उल्टा है, यानी कि जो लोग सबसे ज़्यादा पैसा कमाते हैं, जिनका इनकम ज़्यादा है, उससे बहुत कम टैक्स लिया जाता है, और जिसका इनकम बिल्कुल नहीं है उससे बहुत ज़्यादा टैक्स लिया जाता है। तो मतलब वो तो कतई ख़राब है एक तरह से। मान लीजिए हमारे इंडिया में ऐसा हो जाए तो फिर क्या ही करना है। जैसे मान के चलिए अब अंबानी से बिल्कुल टैक्स नहीं लिया जाएगा, और जो गरीब मजदूर है जो 100 रुपये कमाते हैं उसको टैक्स मान के चलिए आप पूरा उसका टैक्स ही ले लेंगे, खाएगा क्या वो बेचारा। तो इस तरह से उसको बोलते हैं रिग्रेसिव टैक्सेशन। तो रिग्रेसिव टैक्सेशन भी अच्छा नहीं हुआ, प्रोपोर्शनल टैक्सेशन भी अच्छा नहीं हुआ। सबसे बेहतरीन कौन सा हुआ? सबसे बेहतरीन हो गया आपका प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, जो किसी भी इकोनॉमी के लिए अच्छा माना जाता है। तो प्रोपोर्शनल टैक्सेशन के बारे में आपको स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला देखिए, इन दिस टैक्सिंग अथॉरिटी चार्जेस द सेम रेट ऑफ टैक्स फ्रॉम ईच टैक्स पेयर इर्रेस्पेक्टिव ऑफ इनकम। इसको इनकम से कोई मतलब नहीं है, तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट हो गया। सेकंड है, ऑब्जेक्टिव ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज बाय द गवर्नमेंट इज अचीव्ड थ्रू दिस सिस्टम ऑफ टैक्सेशन। तो फ्रेंड्स अभी जब आपको मैंने एक्सप्लेन किया था तो उसमें आपने देखा कि प्रोग्रेसिव टैक्सेशन वो है जिसके थ्रू रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज जो गवर्नमेंट का एक ऑब्जेक्टिव है, गेम एम है, तो वो जो है आपको प्रोग्रेसिव टैक्सेशन के थ्रू अचीव किया जा सकता है। बाकी जो दोनों टैक्सेशन है वो बिल्कुल ही वाहियात तरीके का टैक्सेशन है, तो उनसे रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज को अचीव नहीं किया जा सकता है। ये जो ऑब्जेक्टिव है इसको सिर्फ प्रोग्रेसिव टैक्सेशन के थ्रू अचीव किया जा सकता है। तो ये आपका इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आपको क्वेश्चन में प्रोपोर्शनल टैक्सेशन के बारे में पूछा गया है। तो आपका सेकंड स्टेटमेंट क्या हो गया? इनकरेक्ट हो गया। सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया, फर्स्ट करेक्ट हो गया। आपसे करेक्ट पूछा गया है तो आपका आंसर बन जाएगा वन ओनली ऑप्शन ए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द काउज ऑफ डिमांड पुल इन्फ्लेशन। तो आपसे डिमांड पुल इन्फ्लेशन का कारण पूछा गया है। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि इन्फ्लेशन जो है वो दो प्रकार का होता है, एक डिमांड पुल इन्फ्लेशन और एक कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। यानी डिमांड पुल इन्फ्लेशन वो होता है, देखिए पुल मन खींचना, तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन वो होता है जो डिमांड बढ़ने के वजह से महंगाई बढ़ जाती है। जैसे मान चलिए जैसे सप्लाई मान लीजिए सेम है आज भी, और मार्केट में पैसे अधिक आ जाए, लोग अधिक खरीदारी करने लगे, तो सामान का क्या हो जाएगा? डिमांड बढ़ जाएगा। डिमांड बढ़ जाएगा, प्रोडक्शन आज भी उतना ही है, तो फिर क्या हो जाता है उस केस में? महंगाई बढ़ा देते हैं उसका, जो भी प्रोड्यूसर्स होते हैं। तो एक ये इसलिए ये हो गया, डिमांड ज़्यादा होने के कारण जो इन्फ्लेशन बढ़ती है उसको बोलते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन। और दूसरी तरफ ये है कि अगर जो फैक्टर कॉस्ट होता है, यानी कि अगर प्रोडक्शन में कोई चीज़ के प्रोडक्शन में जो भी इनपुट्स यूज होते हैं उस इनपुट्स का ही कॉस्ट बढ़ जाए, ठीक है, तो ऑटोमेटिक प्रोड्यूसर्स को उसका कॉस्ट बढ़ाना पड़ेगा, तभी तो उसको भी मार्जिन मिलेगा। तो इस वजह से तो जो इनपुट के कॉस्ट बढ़ने के वजह से जो महंगाई बढ़ती है उसको बोलते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, यानी कि उसके इनपुट्स के कॉस्ट के वजह से ये इन्फ्लेशन हुआ है, तो उसको बोलेंगे कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये दो तरह के इन्फ्लेशन हो गए, डिमांड पुल इन्फ्लेशन और कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। तो आपसे डिमांड पुल इन्फ्लेशन के कारण पूछे गए हैं। पहला देखिए, इंक्रीज्ड गवर्नमेंट स्पेंडिंग। अब गवर्नमेंट अगर अपना खर्चा बढ़ाएगा तो उससे क्या होगा? मार्केट में पैसा बढ़ेगा, मार्केट में पैसा बढ़ेगा तो क्या होगा? लोग डिमांड ज़्यादा करेंगे, डिमांड करेंगे तो क्या हो जाएगा? डिमांड पुल इन्फ्लेशन हो जाएगा। तो आपका पहला स्टेटमेंट जो है बिल्कुल कारण है डिमांड पुल इन्फ्लेशन का। सेकेंड है हाइयर प्राइस ऑफ इनपुट्स। तो फ्रेंड्स अभी मैंने आपको समझाया कि इनपुट्स का जब कॉस्ट बढ़ता है तो उससे जो इन्फ्लेशन बढ़ती है तो वो प्रोड्यूसर्स की मजबूरी है, तो उसको कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन बोलते हैं। तो सेकंड जो है आपका कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन हो गया, सेकंड आपके आंसर में नहीं आएगा, सेकंड आपका कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन हो गया। उसके बाद थर्ड देखिए, लोअर इंटरेस्ट रेट्स। तो फ्रेंड्स ये भी आपका डिमांड पुल इन्फ्लेशन हो जाएगा, क्योंकि इंटरेस्ट रेट अगर लोअर होगा तो लोगों के हाथ में पैसा अवेलेबल होगा, क्योंकि अगर इंटरेस्ट रेट लोअर होगा तो आपके पास जो पैसा होता है उसको आप कहीं लेंड नहीं करते हैं, उसको अपने पास रखते हैं। जब इंटरेस्ट बढ़ता है तब आप लेंड करते हैं, यानी आपके हाथ में पैसा है तो आप डिमांड बढ़ाएंगे, डिमांड पुल इन्फ्लेशन होगा। और इसका एक और ये भी कारण हो सकता है कि जब इंटरेस्ट रेट लो होता है तो जिसको ज़रूरत होती है वो लोग तुरंत लोन ले भी लेते हैं, तो ये भी बात है। तो इसलिए आपका आंसर में जो है 1 और 3 दोनों ही आएंगे। आपके आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए 1 एंड 3। जो 2 था वो आपका कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन था। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 है,
विच ऑफ द फॉलोइंग आर अकाउंटेड फॉर इन द करेंट अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट इन इंडिया। जो BOP है आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट, उसके करंट अकाउंट में नीचे दिए गए कौन कौन से आइटम आते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स करंट अकाउंट में जो है एक्सपोर्ट और यानी कि जो भी गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होता है वो दोनों ही करंट अकाउंट में आता है। गुड्स एंड सर्विसेज, उसमें इनविजिबल सर्विसेज भी है। ठीक है, यानी कई सारे ऐसे सर्विसेज हैं जो बाउंड्री के उस पार, जैसे मान चलिए कोई आदमी प्रोवाइड कर रहा है, कुछ सर्विस दे रहा है वहाँ पर, वो उसको इनविजिबल्स भी बोलते हैं क्योंकि वो आपको दिखाई नहीं देता है। तो वो सारे आपके आ जाते हैं करंट अकाउंट के अंदर। और जैसे कमर्शियल बोरोइंग्स होता है, FDI होता है, ये सब आते हैं आपके कैपिटल अकाउंट के अंदर। तो आपको करंट अकाउंट के अंदर पूछा है। और हाँ, एक और चीज़, जो ट्रांसफ़र पेमेंट होता है, यानी आप बाहर से अगर कोई ऐसा गिफ्ट या कोई ऐसा प्रेजेंट या फिर कोई ऐसा पेमेंट लेकर के आते हैं जिसको आपको वापस नहीं देना है, यानी आप उसके लिए लायबल नहीं हैं कि उसको रिटर्न भी करना है कभी, तो वो भी जो पेमेंट है वो आपके करंट अकाउंट में ही आएगा। तो फिर आप देख लीजिए, आंसर आपका हो जाएगा पहला एक्सपोर्ट्स, वो आपके करंट अकाउंट में आएगा। प्राइवेट ट्रांसफ़र्स, ये हो गया जैसे गिफ्ट हो गया, कोई प्रेजेंट हो गया जो आपको वापस नहीं देना होता है, तो ये भी आपके करंट अकाउंट में आ जाएगा। तो आपके, और उसके बाद जो तीसरा है, तो फ्रेंड्स तीसरा और चौथा नेट कमर्शियल बोरोइंग और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी कि नेट कमर्शियल बोरोइंग्स और FDI, ये दोनों आपके कैपिटल अकाउंट में आ जाते हैं। तो इसलिए आपका ये दोनों आंसर नहीं बनेगा। आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 2, ऑप्शन A ओनली। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फिजिकल पॉलिसी मेजर्स टेकन बाय द गवर्नमेंट टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये फिजिकल पॉलिसी मेजर्स पूछा है आपसे, मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स नहीं पूछा है। मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स अगर इसमें होगा तो वो आपका आंसर नहीं बनेगा, क्योंकि आपको सिर्फ फिजिकल पॉलिसी मेजर्स पूछा गया है जो गवर्नमेंट के द्वारा लिया जाता है। मॉनेटरी पॉलिसी का यूज अक्सर RBI करती है, तो आप फिजिकल पॉलिसी मेजर्स ही बताएंगे सिर्फ। पहला देखिए, रिडक्शन इन पब्लिक एक्सपेंडिचर एंड पब्लिक बोरोइंग। क्या करना क्या है, इसको इन्फ्लेशन कंट्रोल करना है। ठीक है, इन्फ्लेशन कंट्रोल करना है, तो रिडक्शन इन पब्लिक एक्सपेंडिचर एंड पब्लिक बोरोइंग। तो फ्रेंड्स अगर पब्लिक एक्सपेंडिचर को कम कर देगी गवर्नमेंट, यानी पब्लिक के लिए जो भी पैसे खर्च करती है उसको कम कर देगी गवर्नमेंट। पब्लिक बोरोइंग यानी कि जो पैसे लेती है गवर्नमेंट किसी भी काम को करने के लिए, या तो RBI से या कहीं से, और उससे क्या होता है, तो गवर्नमेंट पैसे लेती है तो खर्च करती है तो इकोनॉमी में पैसा बढ़ता है, यानी कि मार्केट में पैसा ज़्यादा होता है, पैसा ज़्यादा होता है तो डिमांड बढ़ता है, डिमांड बढ़ता है तो इन्फ्लेशन बढ़ता है। यानी पहला आपका कारण है, पहला जो है आपका सही स्टेटमेंट है कि अगर गवर्नमेंट पब्लिक एक्सपेंडिचर और बोरोइंग को कम कर दे तो उससे इन्फ्लेशन कंट्रोल हो सकता है। तो वही चीज़ आपके स्टेटमेंट में लिखा गया है। क्यों? क्योंकि वो आपको मैंने समझा दिया कि पब्लिक अगर एक्सपेंडिचर बढ़ाएगी गवर्नमेंट तो पब्लिक के हाथ में पैसा जाएगी तो डिमांड बढ़ेगा तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा। आपको इन्फ्लेशन कंट्रोल करना है तो इसलिए पब्लिक एक्सपेंडिचर और पब्लिक बोरोइंग्स को कम करना होगा। आपके पहला स्टेटमेंट में है रिडक्शन इन पब्लिक एक्सपेंडिचर एंड पब्लिक बोरोइंग्स, ये आपका बिल्कुल जो है सही मेजर्स है टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन। उसके बाद सेकंड देखिए, इंक्रीजिंग टैक्सेस ऑन प्राइवेट बिजनेसेस, तो ये भी है जो है इन्फ्लेशन कंट्रोल करने में काम आएगा। कैसे कि जो भी छोटे मोटे बिजनेसेस होते हैं, प्राइवेट बिजनेसेस, उन पे अगर आप टैक्स बढ़ा देंगे तो उनके हाथ में पैसा कम रहेगा, तो डिमांड कम होगा तो इन्फ्लेशन कम होगा। तो ये भी आपका सही स्टेटमेंट हो गया। तीसरा है इंक्रीजिंग इंटरेस्ट रेट्स इन द इकोनॉमी। तो फ्रेंड्स ये जो है आपका इंक्रीजिंग इंटरेस्ट रेट्स इन द इकोनॉमी, ये एक मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स है, तो ये तो पहले ही छट गया। मॉनेटरी टूल्स देखिए, जो भी इंटरेस्ट रेट्स होता है, जैसे RR हो गया, रेपो रेट हो गया, रिवर्स रेपो रेट हो गया, CRR हो गया, ये सब मॉनेटरी टूल्स है। तो ये इंटरेस्ट रेट्स भी जो है आपका मॉनेटरी टूल्स है। तो इसलिए आपसे सिर्फ फिजिकल पॉलिसी मेजर्स पूछा गया था जो गवर्नमेंट कर सकती है, जो गवर्नमेंट के हाथों में होता है। बाकी जो मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स होता है वो जनरली RBI लागू करती है। तो आपका आंसर सिर्फ 1 और 2 हो जाएगा, ऑप्शन A। उसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रेफरेंस टू इन्फ्लेशन। लीजिए फिर से इन्फ्लेशन के बारे में आपको 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं आपसे
करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है। पहला स्टेटमेंट देखिए, इन्फ्लेशन रिड्यूसेस द परचेजिंग पावर ऑफ द करेंसी, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। मान के चलिए आपके पास 100 रुपये है और आप जो पहले 1 साल पहले आप जब सामान खरीदने जाते थे 100 रुपये लेकर के, तो आप 10 सामान खरीद करके लाते थे। आज सामान का दाम बढ़ गया और आज भी आप 100 रुपया लेकर के जा रहे हैं मार्केट, तो आप 8 ही सामान ला पा रहे हैं। यानी परचेजिंग पावर क्या हो गया उस 100 रुपये का, क्योंकि आपके पास पैसे तो आज भी 100 रुपये लेकर के गए थे, आप उस समय भी 100 रुपये लेकर के गए थे, लेकिन आप आज 100 रुपया में उतना सामान नहीं खरीद पा रहे हैं। यानी उस 100 रुपया का परचेजिंग पावर क्या हो गया, कम हो गया। तो इन्फ्लेशन रिड्यूसेस द परचेजिंग पावर ऑफ द करेंसी, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट हो जाएगा। सेकंड है, प्रोड्यूसर्स आर वर्स्ट अफेक्टेड बाय द इन्फ्लेशन। तो फ्रेंड्स, इन्फ्लेशन से प्रोड्यूसर्स को क्या घाटा होता है? प्रोड्यूसर्स को तो कभी घाटा नहीं होता है, बल्कि किसी किसी सिचुएशंस में, डिमांड पुल इन्फ्लेशन में तो कई बार प्रोड्यूसर्स काफ़ी फ़ायदे में हो जाते हैं। तो आपका ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाता है। इसमें जो वर्स्टली अफेक्टेड होता है वो कंज्यूमर होता है, प्रोड्यूसर्स नहीं। तो आपका यहाँ पे अगर कंज्यूमर होता प्रोड्यूसर की जगह पे, तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट हो जाता। अभी ये स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है, तो आंसर हो जाएगा, करेक्ट पूछा गया है तो 1 ओनली, ऑप्शन ए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 8 है, विद रेफरेंस टू स्पेशल ड्राइंग राइट्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्पेशल ड्राइंग राइट्स के बारे में आपको 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपसे करेक्ट पूछा गया है। पहला देखिए, इट इज़ यूज्ड एज एन इंटरनेशनल करेंसी टू फैसिलिटेट स्मूथ ट्रेड बिटवीन नेशन। तो फ्रेंड्स, ये इंटरनेशनल करेंसी के रूप में नहीं यूज किया जाता है। स्पेशल ड्राइंग राइट्स एक तरह का अकाउंट होता है। इट इज़ यूज्ड एज एन यूनिट ऑफ अकाउंट टू फैसिलिटेट द स्मूथ ट्रेड बिटवीन द नेशंस। यानी बाकी सारे स्टेटमेंट सही हैं, यहाँ पे सिर्फ एक अगर यूनिट ऑफ अकाउंट हो जाता तो ये स्टेटमेंट करेक्ट हो जाता। पहला स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट हो जाता है, क्योंकि ये इंटरनेशनल करेंसी के रूप में नहीं यूज किया जाता है स्पेशल ड्राइंग राइट्स, इट इज़ सम काइंड ऑफ अकाउंट। उसके बाद देखिए, सेकंड स्टेटमेंट है, इट्स वैल्यू इज डिटरमाइंड बाय द बास्केट ऑफ करेंसीज विच इंक्लूड्स द इंडियन रुपीज़। तो ये भी स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि जो SDRs है इसमें इंडियन रुपी इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये भी स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट हो गया, तो आंसर हो जाएगा नन ऑफ द अबव, यानी कि ऑप्शन डी, नाइदर 1 नॉर 2। उसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 9 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट विथ रेफरेंस टू द नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। तो फ्रेंड्स, ये नेशनल डिस्पोजेबल इनकम पूछा है, इसको आप पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम से कंफ्यूज नहीं होना। ये नेशनल डिस्पोजेबल इनकम पूछा है। देखिए इसमें स्टेटमेंट क्या लिखा है, इट गिव्स एन आइडिया ऑफ व्हाट इज़ द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द डोमेस्टिक इकोनॉमी हैज़ एट इट्स डिस्पोजल। तो फ्रेंड्स, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि आपका जो डिस्पोजेबल इनकम है, नेशनल डिस्पोजेबल इनकम, तो वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो भी डोमेस्टिक इकोनॉमी में एट द डिस्पोजेबल लेवल आपके पास प्रेजेंट होता है, ठीक है, उसको हम लोग नेशनल डिस्पोजेबल इनकम से समझ सकते हैं। तो ये बहुत ही मतलब आपका ये सही स्टेटमेंट है। उसके बाद सेकंड देखिए, इट इंक्लूड्स ट्रांसफ़र फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सच एज एड्स एंड गिफ्ट्स। तो फ्रेंड्स, ये भी स्टेटमेंट आपका सही है, क्योंकि नेशनल डिस्पोजेबल इनकम में आपका देखिए, नेशनल डिस्पोजेबल इनकम यानी कि गवर्नमेंट के पास कितना पैसा है खर्च करने के लिए। यानी कि मान के चलिए गवर्नमेंट को किसी का पैसा उधार देना है, वो सब दे लेकर के जितना बचा आखिरी में जिसको गवर्नमेंट एक्सपेंड कर सकती है, तो उसको बोलते हैं नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। यानी एट द एंड आपके पास कितना बचा खर्च करने के लिए, वही आपका नेशनल डिस्पोजेबल इनकम होता है। तो नेशनल डिस्पोजेबल इनकम में क्या क्या आ जाएगा, जैसे नेशनल डिस्पोजेबल में आपका आ जाएगा इनकम टैक्स। इनकम टैक्स तो गवर्नमेंट के पास आती है, वो गवर्नमेंट का ही है, वो उसको किसी को देना नहीं है रिटर्न, तो उसको वो जो है पूरा पूरा डिस्पोजेबल इनकम होता है नेशनल लेवल पे, तो वो जो है आपका इंक्लूड हो जाएगा। या फिर कोई ट्रांसफ़र पेमेंट है जो मान चलिए एड्स और गिफ्ट्स जो अपने इंडिया को छोड़ करके अगर किसी मान चलिए विदेश से कहीं सर भी अगर आपको कोई गिफ्ट्स मिला है जो आपको रिटर्न नहीं करना है, यानी वो भी आप पे डिपेंड करता है कि आप उसका क्या करेंगे, यानी वो भी आपके लेवल पे डिस्पोजेबल हो गया। तो ये सेकंड स्टेटमेंट भी जो है वो करेक्ट हो गया आपका। तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ 1 एंड 2, ऑप्शन सी।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंडाइसेस इज आर पब्लिश्ड बाय द वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक के द्वारा इनमें से कौन कौन से इंडाइसेस जो है पब्लिश किया जाता है। तो पहला है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, दूसरा है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स और तीसरा है लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स। तो फ्रेंड्स ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स ये दोनों ही वर्ल्ड बैंक रिलीज करता है, लेकिन जो HDI इंडेक्स है यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, तो ये ध्यान रख लीजिए आप कि जो चाहे IHDI हो, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हो, ठीक है, IHDI, HDI या फिर मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स हो, ये सारे जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स हो, ये सारे जो है आपको UNDP रिलीज करता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, तो ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा नहीं रिलीज़ किया जाता है। आपका आंसर जो है 1 और 3 ही होगा सिर्फ। सेकंड, हाँ एक चीज़ और, जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स और जेंडर गैप इंडेक्स ये दोनों अलग अलग इंडेक्स है, दोनों के इंडिकेटर्स अलग अलग होते हैं। आपको इंडिकेटर्स पता हो तो आप कमेंट भी कर सकते हैं और नहीं पता हो तो आप पूछ भी सकते हैं। तो जेंडर गैप और जेंडर इनइक्वालिटी दोनों के इंडिकेटर्स में कुछ डिफरेंस है, इसके वजह से दोनों अलग अलग है और दोनों अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जारी किया जाता है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स जो है UNDP करता है रिलीज, और जो जेंडर गैप इंडेक्स है वो इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है। तो इस चीज़ में कंफ्यूज नहीं होना है। आपका आंसर बन जाएगा 1 और 3 ऑप्शन बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 11 है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट विद रेफरेंस टू स्टैगफ्लेशन। तो फ्रेंड्स स्टैगफ्लेशन में क्या होता है कि महंगाई और बेरोजगारी दोनों साथ साथ बढ़ते हैं। जब भी ऐसा देखा जाता है कि महंगाई और बेरोजगारी दोनों साथ साथ बढ़ रहे हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इकोनॉमी में स्टैगफ्लेशन है। तो stagflation refers to a state of an economy that is experiencing a simultaneous increase in the inflation, महंगाई and rising unemployment। तो आपका पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिए, सेकंड है द अकरेंस ऑफ स्टैगफ्लेशन प्रूव्स द थ्योरी बिहाइंड द फिलिप्स कर्व। तो फ्रेंड्स फिलिप्स कर्व का थ्योरी अलग है, फिलिप्स कर्व बिल्कुल अपोजिट है इसके। फिलिप्स कर्व बोलता है कि अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन में इन्वर्स रिलेशन होता है। फिलिप्स कर्व जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन दोनों में इन्वर्स रिलेशन बताता है। यानी कि मैं अगर फिलिप्स कर्व के बारे में इसको अगर फॉर्मुलेट करना चाहूँ तो मैं ये लिख सकता हूँ, ये देखिए कि इन्फ्लेशन जो है, इन्फ्लेशन इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू अनएम्प्लॉयमेंट। यानी फिलिप्स कर्व जो बताता है उसके हिसाब से जब भी महंगाई बढ़ती है तो बेरोजगारी कम होती है, यानी कि लोगों को रोजगार भी मिलता है। यानी कि महंगाई अगर बिना किसी कारण के बढ़ा है तो इसका मतलब है, तो उससे क्या होता है कि गवर्नमेंट मान चलिए स्पेंडिंग बढ़ाया, लोगों के हाथ में पैसा गया, लोगों ने डिमांड करना शुरू किया, लेकिन वो कुछ लेवल तक सही होता है। उससे क्या होता है, डिमांड बढ़ता है और डिमांड बढ़ने से क्या होता है कि इन्फ्लेशन बढ़ता है। लेकिन इन्फ्लेशन वो ज़्यादा दिन तक नहीं बढ़ता है, अगर डिमांड लगातार जारी रहे तो उससे क्या होता है, फिर प्रोडक्शन भी उस हिसाब से होने लगता है, तो प्रोडक्शन बढ़ता है। तो जब प्रोडक्शन बढ़ता है तो प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। तो वो यानी कि थोड़ा बहुत इन्फ्लेशन जो है इकोनॉमी के लिए अच्छा भी होता है। ये जो है आपको फिलिप्स कर्व के द्वारा ये थ्योरी दिया गया है, फिलिप्स कर्व इसको डिफाइन करता है। तो स्टैगफ्लेशन जो है उसका फिलिप्स कर्व से कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि ये दोनों बिल्कुल अपोजिट हैं। स्टैगफ्लेशन आपको इन्फ्लेशन और बेरोजगारी और महंगाई दोनों साथ साथ बढ़ा रहा है, वो इकोनॉमी के लिए बहुत ही बेकार सिचुएशन है। और जो फिलिप्स कर्व है वो इकोनॉमी का एक अच्छा सिचुएशन जो है इकोनॉमी का, उसको डिफाइन करता है। तो आपका जो है इसमें सिर्फ पहला करेक्ट हुआ, सेकंड जो है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। तो तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1 ओनली। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 12 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग एग्रीकल्चरल सेंसस इन इंडिया।
तो फ्रेंड्स एग्रीकल्चरल सेंसस जो है हर एक 5 साल पे किया जाता है, पॉपुलेशन सेंसस हर 10 साल पे किया जाता है। कंफ्यूज नहीं होइएगा, पॉपुलेशन सेंसस हर 10 साल पे और एग्रीकल्चरल सेंसस हर एक 5 साल पे जो है कंडक्ट करवाया जाता है। और इसके बारे में पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं। इट इज़ अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम फॉर द कलेक्शन ऑफ डाटा ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ ऑपरेशनल होल्डिंग बाय डिफरेंट साइज ऑफ क्लासेस एंड सोशल ग्रुप। तो फ्रेंड्स ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है कि जो एग्रीकल्चरल सेंसस है वो एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, यानी उस सेंसस में जो भी खर्चा आएगा वो सेंट्रल अकेले बियर करता है सारा खर्चा, और उसमें जितने भी आपके ऑपरेशनल होल्डिंग्स है डिफरेंट क्लासेस और सोशल ग्रुप्स का, वो सब का डाटा जो है वो एक तरह से कलेक्ट किया जाता है और पूरा डाटा तैयार किया जाता है। तो आपका पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही। सेकंड स्टेटमेंट है इट इज़ कंडक्टेड एवरी 5 ईयर्स इन इंडिया। अभी बताया आपको कि ये हर एक 5 साल पे कंडक्ट किया जाता है, तो दूसरा भी स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तीसरा स्टेटमेंट है द फर्स्ट एग्रीकल्चरल सेंसस वाज कंडक्टेड इन 1950-51। तो ये फ्रेंड्स स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, क्योंकि जो आपका पहला एग्रीकल्चरल सेंसस था वो 1970-71 में किया गया था, 1950-51 में नहीं। तो ये गलत हो जाएगा, ये हो जाएगा 1970 से 71। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया। पहला दूसरा आपका करेक्ट हो गया, आपसे करेक्ट पूछा गया था, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1 एंड 2। उसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 13 है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस वेयर एम्फेसाइज्ड अपॉन द इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1956। तो फ्रेंड्स इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन यानी कि इसमें इस रिजोल्यूशन में इंडस्ट्रीज़ को 3 कैटेगरी में बांटा गया था। ठीक है, एक तो ऐसा जिसमें पूरी मतलब जिस पे स्टेट का कंट्रोल होगा, एक वो जो पूरा प्राइवेट कंपनी के द्वारा चलाया जाएगा, एक वो जिसमें दोनों का बराबर एफर्ट्स होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं पहला स्टेटमेंट। पहला है कंप्लीट स्टेट मोनोपोली ऑफ द इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो फ्रेंड्स ये स्टेटमेंट तो इनकरेक्ट हो गया ना, कंप्लीट मोनोपोली नहीं होता है स्टेट का, प्राइवेट सेक्टर भी तो है इसके अंदर। ठीक है, हालांकि जो प्राइवेट सेक्टर है उसको भी एक तरह से कंट्रोल समझिए तो गवर्नमेंट ही करती है, क्योंकि गवर्नमेंट जो है बिना लाइसेंस लिए आप नहीं कर सकते हैं, कोई भी इंडस्ट्री जो है नहीं ओपन कर सकते हैं। आपको कोई भी इंडस्ट्री ओपन करने के लिए लाइसेंस लेना ज़रूरी होता है, तो एक तरह से कंट्रोल जो है वो सरकार के ही हाथ में है। लेकिन ये जो स्टेट मोनोपोली कम्प्लीटली लिखा है, कंप्लीट स्टेट मोनोपोली नहीं होता है, प्राइवेट सेक्टर को भी इजाज़त है कि आप भी इंडस्ट्री सेटअप कर सकते हैं। लेकिन ये जो लाइसेंसिंग सिस्टम रखा है ना फ्रेंड्स, इसका मेन ऑब्जेक्टिव है टू प्रमोट द रीजनल इक्वालिटी, जो सेकंड स्टेटमेंट में है आपके। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया। जो सेकंड है वो इसी रिजोल्यूशन का एक पार्ट है टू प्रमोट द रीजनल इक्वालिटी, और उसी के लिए गवर्नमेंट जो है लाइसेंसिंग सिस्टम रखी है। लाइसेंसिंग सिस्टम से क्या है कि अगर आप बैकवर्ड, इसमें प्रायोरिटी डिसाइड किया जाता है कि अगर कोई बैकवर्ड रीजन में जा कर के कोई इंडस्ट्री सेटअप करना चाहे तो उसको बड़ी आसानी से लाइसेंस मिल जाती है। तो सेकंड स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो गया। तीसरा है सरप्लस इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, सरप्लस इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का इजाज़त नहीं देती है सरकार। अगर आपको एक्स्ट्रा प्रोडक्शन करना है किसी भी प्रोडक्ट्स का, तो उसके लिए आपको फिर से अलग से लाइसेंस लेना पड़ता है, और वो लाइसेंस जो है आपको सरकार नहीं प्रोवाइड करती है जब तक इकोनॉमी में उसकी ज़रूरत ना हो सरप्लस प्रोडक्शन की। तो आपका तीसरा स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट हो गया, पहला भी इनकरेक्ट हो गया, तो सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट हुआ। आपका आंसर बन जाएगा सी ऑप्शन 2 ओनली। उसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। यह है इस्तांबुल कन्वेंशन रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज़ रिलेटेड टू। तो फ्रेंड्स इस्तांबुल कन्वेंशन रिसेंट अभी हाल में न्यूज़ में था, और न्यूज़ से ये क्वेश्चन उठाया गया है। न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि इस्तांबुल कन्वेंशन से जो पोलैंड है कंट्री, उसने डिसाइड किया, उन्होंने कहा कि हम इस्तांबुल कन्वेंशन से विड्रॉ करना चाहते हैं अपने आप को, यानी वो अब इसकी बात नहीं मानना चाहता है। इस्तांबुल कन्वेंशन जो है वो जो वायलेंस होता है वोमेन के खिलाफ, उसके खिलाफ है। एक तरह से आप डोमेस्टिक वायलेंस भी कह सकते हैं, यानी कि किसी भी महिला के खिलाफ जो भी वायलेंस होता है, मोलेस्टेशन होता है कई सारे, तो उन सब के खिलाफ इस्तांबुल कन्वेंशन लाया गया था। इसको काउंसिल ऑफ यूरोप कन्वेंशन भी कहा जाता है। तो यानी कि
इसका आंसर बन जाएगा प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ ड्रग ट्रैफिकिंग। नहीं, ड्रग ट्रैफिकिंग नहीं है। तीसरा ऑप्शन देखिए, सी ऑप्शन, प्रिवेंशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वोमेन। तो वोमेन के खिलाफ जो भी वायलेंस है उसको प्रिवेंट करने के लिए इस्तांबुल कन्वेंशन लाया गया था। ठीक है, उसमें से पोलैंड जो है अभी विड्रॉ करना चाहता है, इसलिए ये न्यूज़ में था और इसलिए आपका क्वेश्चन बना, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नोन एज द ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूट। तो फ्रेंड्स, ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूट के बारे में आपसे पूछा गया है। तो देखिए, ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस जो है ना, ब्रेटन वुड में एक कॉन्फ्रेंस हुआ था 1944 में, यानी वर्ल्ड वार जब एंड हुआ था उसके बाद, और वहाँ पर ये डिसीजन लिया गया कि ये जो रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट जो है उसको वर्ल्ड बैंक का नाम दिया गया। यानी एक तरह समझिए कि ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस में ही वर्ल्ड बैंक और IMF ये दोनों इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश किया गया था या निकल करके सामने आया था। तो इसीलिए आपका जो ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशन होगा वो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक होगा। और जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है ये तो एक ऑर्गेनाइजेशन है जो जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में बेस्ड है। तो ये आपका ब्रेटन वुड्स से इसका कोई लेना देना नहीं है। तो आपका आंसर हो जाएगा 1 and 2 ओनली, जो कि है आपके ऑप्शन सी में। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया। उसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द रीजन्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस। तो फ्रेंड्स, एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस के बढ़ने का क्या कारण है। तो फ्रेंड्स, जो एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस है उसके बढ़ने का क्या कारण है। तो पहला देखिए, पहला है इन अप्रोप्रिएट यूज ऑफ मेडिसिन्स। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। आपने देखा होगा कि जैसे अमन के लिए कोई भी चीज़ है, आपको कोई इन्फेक्शन है छोटा मोटा, अगर डॉक्टर ने आपको 7 दिन का कोर्स करने को कहा है कि उस इन्फेक्शन के लिए आप ये 7 दिन के लिए ये मेडिसिन लीजिए, लेकिन लोग क्या करते हैं, जैसे अमन के लिए 2 दिन यूज किए मेडिसिन, दूसरे दिन में उसको लगा कि नहीं अब तो ठीक हो गया, तो उसको क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, मेडिसिन लेना छोड़ देते हैं। जैसे ही मेडिसिन लेना आपने छोड़ा और उसमें अगर एक भी बैक्टीरिया मौजूद रह गया ना, बाद में वो अपने आप को मल्टीप्लाई कर लेता है और वो इस तरह से उसके बाद जो मतलब उसका जो नेक्स्ट जनरेशन होता है मल्टीप्लाई हो करके जिस जगह पे आपको इन्फेक्शन हुआ है, तो फिर जिस तरह से आपका इम्यूनिटी मजबूत होता है तो क्या होता है, किसी बीमारी से लड़ना सीख जाता है, उसी तरह वो जो नया वेरिएंट आपके शरीर में अब रिप्रोड्यूस होकर के आया है, न्यू जनरेशन उस बैक्टीरिया का, यानी 2 दिन आपने दवाई खाया उसके बाद का, तो उसको फिर उस दवाई से लड़ने का क्षमता आ जाता है। यानी अब वो जो दोबारा आपको हुआ है उसके बाद फिर वही मेडिसिन आप खाएंगे तो कभी ठीक नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो माइक्रोबियल रेसिस्टेंस हो जाता है। ठीक है, यानी कि उसमें अब उस दवा से लड़ने की ताकत आ गई है, आप वो दवा कितना भी लेते रहिए, ठीक है, उसको अब उसका असर नहीं होता है। तो इसलिए एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस का जो डेवलपमेंट का कारण है इन अप्रोप्रिएट यूज ऑफ मेडिसिन। तो पहला आपका हो गया। उसके बाद सेकंड, कंटामिनेटेड वाटर बाय फार्मास्यूटिकल्स वेस्ट, ये भी हो गया। थर्ड, एंटीबायोटिक्स यूज्ड इन एनिमल रियरिंग। तो फ्रेंड्स, ये भी आपका करेक्ट स्टेटमेंट हो गया। तो आपके 1, 2 and 3 तीनों ही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन डी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 17 है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव अ बियरिंग ऑन एक्सचेंज रेट ऑफ द करेंसी ऑफ अ कंट्री। यानी जो किसी भी कंट्री के करेंसी का क्या फ़र्क मतलब प्रभाव पड़ता है एक्सचेंज रेट पर, तो वो आपसे पूछा गया है। पहला देखिए, प्रिवेलिंग इंटरेस्ट रेट्स इन द डोमेस्टिक इकोनॉमी। डोमेस्टिक इकोनॉमी में जो भी इंटरेस्ट रेट है तो फ्रेंड्स उससे एक्सचेंज रेट पर बिल्कुल प्रभाव पड़ता है। पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट। सेकंड है, स्पेक्यूलेशन इन द फॉरेन करेंसी मार्केट। फॉरेन करेंसी मार्केट में फॉरेन करेंसी मार्केट्स की अटकलें। तो फ्रेंड्स, ये भी आपका बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ये भी जो है फॉरेन एक्सचेंज में यानी एक्सचेंज रेट पर असर डालता है, एक्सचेंज रेट पर इससे भी फ़र्क पड़ता है। तो आपका ये भी स्टेटमेंट आंसर हो जाएगा। थर्ड है, इंक्रीजेज इन द इम्पोर्ट्स ऑफ कंट्री। तो फ्रेंड्स, इम्पोर्ट्स अगर किसी कंट्री का बढ़ जाता है तो उससे भी एक्सचेंज रेट पर फ़र्क पड़ता है। जैसे इंक्रीज हो गया इम्पोर्ट्स में, आप समझिए कि रुपया का वैल्यू बढ़ गया है,
जिस भी कंट्री का इम्पोर्ट्स बढ़ता है वहाँ का करेंसी जो है उसका वैल्यू जब बढ़ता है तो वहाँ पे इम्पोर्ट को बूस्ट मिलता है। तो आपका 1, 2 एंड 3 सभी हो जाएंगे, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है आई कमिट इनिशिएटिव रिसेंटली सीन इन न्यूज एम्स एट। तो आई कमिट इनिशिएटिव जिसको न्यूज़ में देखा गया है हाल ही में, तो उसका क्या एम है, उसका गोल क्या है आई कमिट का, यानी आई कमिट किससे रिलेटेड आपसे पूछा गया है। तो फ्रेंड्स आई कमिट एक इनिशिएटिव है जिसको वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के दिन लॉन्च किया गया था, और वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे जो है 5 जून यानी 2020 का ये इनिशिएटिव है, 2020 में लॉन्च किया गया था। यह एक समझिए कि जो भी स्टेक होल्डर्स और इंडिविजुअल्स है इन सबको एक क्लियर कॉल यानी मैसेज दिया गया था कि आप एफिशिएंट एनर्जी की तरफ बढ़ें, रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ बढ़ें, सस्टेनेबिलिटी इंश्योर करें। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपका जो है ये देख लीजिए, इसमें जो भी इससे रिलेटेड ये देखिए पहला ही ऑप्शन है आपका मूविंग टुवर्ड्स एनर्जी एफिशिएंसी एंड रिन्यूएबल एनर्जी, यही आपका आंसर हो जाएगा। इसका मेन एम यही था, टू मूव टुवर्ड्स एनर्जी एफिशिएंसी एंड रिन्यूएबल एनर्जी। इस इनिशिएटिव के थ्रू इन्होंने हर एक इंडिविजुअल और हर स्टेक होल्डर्स को ये मैसेज दिया था। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। उसके बाद 19 नंबर देखिए क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। तो फ्रेंड्स न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड जो है ये इसरो का कमर्शियल आर्म है, फुल्ली गवर्नमेंट ओन्ड है ये, और इसमें प्राइवेट पार्टिसिपेशन को बढ़ाने के लिए जो है ये लाया गया है। और अपने यहाँ एक पहले से भी एग्जिस्ट करता है अंतरिक्ष, वो भी उसका भी सेम फंक्शन था, यानी वो भी कमर्शियल आर्म है इसरो का। तो इसमें इसको एक नए तरीके से लॉन्च किया गया है, अंतरिक्ष भी रहेगा, अंतरिक्ष को हटाया नहीं गया है। तो आंसर तो फाइनल हो गया आपका। देखिए पहला स्टेटमेंट, इट इज़ सेटअप एज अ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। तो फ्रेंड्स ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप नहीं है, ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप नहीं है, फुल्ली गवर्नमेंट ओन्ड है। पहले ही आपको बता दिया था, पहला स्टेटमेंट इसलिए रॉन्ग हो जाता है। उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट देखिए, सेकंड स्टेटमेंट है इट विल रिप्लेस, ये भी इनकरेक्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये अंतरिक्ष को रिप्लेस नहीं करेगा। ठीक है, ये इंडिविजुअली अपना एक अलग कमर्शियल आर्म है, और ये भी कमर्शियल आर्म है, फंक्शन दोनों का ही सेम है। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा डी। कोई भी करेक्ट नहीं हुआ, आपसे करेक्ट पूछा है, आंसर हो जाएगा डी, कोई भी करेक्ट नहीं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 है, विच ऑफ द फॉलोइंग नीड्स टू बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम नेशनल इनकम टू गेट पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम अब हाउस होल्ड। तो फ्रेंड्स पर्सनल वहाँ पर मैंने बताया था आपको, जहाँ पर नेशनल डिस्पोजेबल इनकम पूछा था प्रश्न में, अब यहाँ पे पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम आ गया है, यानी आपका पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम कितना है, आपके पास सब टैक्स वैक्स जो भी लेना देना सब करके कितना बचा है जिसको आप खर्च कर सकते हैं अपने परिवार के ऊपर, अपने ऊपर। ठीक है, वो हो गया पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। तो इसका जो देखिए, इसका फॉर्मूला अगर आप सही से देख लेंगे तो भी आपका ये क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। इसका फॉर्मूला होता है कि नेशनल इनकम माइनस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट माइनस नेट इंटरेस्ट पेमेंट, मैं सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट लिख रहा हूँ आईपी, और नेट माइनस कॉरपोरेट टैक्स सीटी लिख रहा हूँ, प्लस ट्रांसफ़र पेमेंट। क्योंकि ट्रांसफ़र पेमेंट वो होता है आपके पास जो आपको किसी को वापस नहीं करने हैं, ये आपको मिला है, आप ही के पास रहेगा। जैसे मान के लिए आपके घर में कोई सीनियर सिटीजन है, उनको एक तरह से गवर्नमेंट पेंशन देती है, तो पेंशन वापस तो नहीं लेगी गवर्नमेंट, वो आप ही के पास रहेगा, यानी उसको आप अपने तरीके से यूज कर सकते हैं, यू कैन डिस्पोज ऑफ देम। तो इसलिए आपका जो है वो भी डिस्पोजेबल इनकम है, तो वो जो है आपका ऐड हो जाता है। बाकी जितने भी टैक्स वैक्स देने आपको वो सारे घटा दीजिए, तो वो सब अगर उन सबको सब्ट्रैक्ट करना होता है, तो ट्रांसफ़र पेमेंट को खाली ऐड करना है, बाकी सब चीज़ सब्ट्रैक्ट हो जाता है। तो आपसे वही पूछा गया है कि नेशनल इनकम में से किसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम निकलेगा। तो ये देखिए, नेट इंटरेस्ट पेमेंट है, आपको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, कॉर्पोरेट टैक्स सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, अनडिस्ट्रीब्यूटेड पार्ट ये भी आपको मैंने पहले ही ये देखिए जो आपका नेशनल इनकम में से अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है,
तो ये भी आपका सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। जो फोर्थ ऑप्शन है पर्सनल टैक्स एंड नॉन टैक्स पेमेंट्स, ये भी सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। यानी आपके चारों ही सब्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे नेशनल इनकम में से, तभी आपका पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम निकलेगा। तो आपका आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 एंड 4 ऑप्शन डी। तो फ्रेंड्स वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है, मैंने सोचा था 25 तक करूँगा, लेकिन 20 तक ही रहने देते हैं इस टेस्ट पेपर को। अगर अगले वीडियो में वीडियो छोटा होगा तो मैं कवर कर लूँगा वो 5 क्वेश्चन, नहीं तो इसके 5 पार्ट बना देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।